हो चुकी है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में न सही तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में न सही तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग पर अब आग जलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और इसके प्रति आप सीरियस हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। और रिवीजन के लिए जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव और लुसेंट का जो सब्जेक्टिव किताब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस जो वीडियो है इसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग रिवीजन के तौर पे डिस्कस करते हैं, जो कि आप खाली समय में हेडफोन लगा करके और इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो इससे पहले हम ऑलरेडी प्रधानमंत्री तक को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग जो संघीय मंत्री परिषद है उसको और प्रमुख पदाधिकारी जैसे उप प्रधानमंत्री हो गए, तो इन सबों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है। तो ये मंत्रिपरिषद में निहित होती है, यानी कि रियल में देखा जाए तो कार्यपालिका की समस्त शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो जो भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो जो संसद का सदस्य है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। तो हाँ, एकदम बिल्कुल बन सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो ये 6 महीने तक अधिकतम रह सकता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। परिषद में मंत्रियों की संख्या। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है। तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री शामिल रहता है, राज्य मंत्री भी शामिल रहता है, उप मंत्री भी शामिल रहता है, और जो संसदीय सचिव है ये शामिल नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है। तो वरीयता की दृष्टि से इसमें सही क्रम कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री होता है, फिर उसके बाद उप मंत्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि पहले सबसे सर्वोच्च पे कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद राज्य मंत्री होता है, फिर उप मंत्री होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो जो मंत्रिपरिषद होता है ये राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो ये 6 महीने तक आसीन रह सकता है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो मंत्री पद से मुक्त 6 माह के बाद हो जाना पड़ता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। तो ये अनुच्छेद 75 विवेचित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। तो जो अनुच्छेद 74 और 75 है ये मंत्रिपरिषद पे विचार करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो संघीय मंत्रिपरिषद होते हैं अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद है, तो जो मंत्रिपरिषद है ये कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो जो भारत में मंत्रिपरिषद के जो अधिकतर सदस्य होते हैं वो लोकसभा से ही लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। तो मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं।
केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति, वह केंद्र सरकार का एक ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अधिवेशन प्रस्ताव कब लाया गया था? तो जो पहला अधिवेशन प्रस्ताव लाया गया था वो 1963 में लाया गया था। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे डैश का विश्वास प्राप्त हो। तो ये होता है लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जब उसका विश्वास ये प्राप्त रहेगा तब तक वो मंत्रिपरिषद रहेगा। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। तो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार करना और संसद में उसे पेश करना। अगला प्रश्न है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो एकदम दे सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो किसी मंत्री के पद त्याग से मंत्रिमंडल विघटित नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र से, यानी कि इस शून्यकाल में प्रश्न उत्तर का सत्र माना जाता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये होता है मंत्रिपरिषद के पास होता है। जो व्यक्ति संसद न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, एकदम सही। और उसे 6 महीना के भीतर संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है, नहीं तो फिर उसको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार होता है? तो ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो जो वास्तविक कार्यपालिका है ये मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद उपयुक्त यानी कि निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत यानी कि उपयुक्त दोनों सिद्धांतों पर कार्य करती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो उस समय 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री R.K. षणमुखम सेठी थे। स्वतंत्र भारत के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो जो प्रथम ये कानून मंत्री वो B.R. अम्बेडकर थे, यानी भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो ये श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वो है राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? तो ये है जगजीवन राम। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये H.R. खन्ना के नाम है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा से ही आसीन सदस्य रहेंगे।
तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ये क्या है, गलत है। यानी राज्यसभा से भी सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी और वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो ये जो वर्तमान वाली बात है ये गलत है, इतना नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। और जो ये 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन सही ए हो जाएगा सही आंसर, यानी कि जो कथन 1 है ये क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता, ये भी गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन बी यानी कि जो कथन 2 है ये क्या है, उपयुक्त सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? यानी इनमें से कौन है जो भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो पीवी सिंह रहे हैं, आर.के. वेंकटरमन ये भी रहे हैं, वाई.वी. चौहान ये भी वित्त मंत्री रहे हैं, और जो प्रणब मुखर्जी ये भी वित्त मंत्री रहे हुए हैं। यानी इस प्रकार सभी लोग इसमें वित्त मंत्री रहे हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 व 4। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में 2 वक्तव्य, एक कथन ए और दूसरा कथन आर दिया गया है। दोनों वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो इसका जो कथन है, भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी, यानी कि जो ए है वो गलत था और जो इसका आर यानी कि रीजन था ये क्या था, सही था। तो इसका डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो भारत में जो विश्वास प्रस्ताव है ये मंत्रिपरिषद रख सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो ये हो जाएगा सदन का विघटन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। क्या ये सही है? और अनुच्छेद 74(3) के अनुसार, यानी इसमें से कौन सा सही है? तो 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे प्रमुख पदाधिकारीगण, और जिसमें उप प्रधानमंत्री आएंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में जो उप प्रधानमंत्री है इसका उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था, तो उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का, तो उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किए गए थे? तो ये मोरारजी देसाई के समय किए गए थे। अगला प्रश्न है, 1967 और 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। तो उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम रहे थे। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? तो उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो अभी तक 7 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है,
उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? तो पूर्ण रूप से सत्य कथन इसका ऑप्शन सी, यानी कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ये क्या है? एकदम सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल रहे हैं, LK आडवाणी भी रहे हैं और चरण सिंह भी रहे हैं। BD जत्ती ये उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अगला है विपक्ष के नेता। इससे 2-4 क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की कुल संख्या सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। कितनी होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधा और मान्यता प्रदान की जाती है? तो ये कैबिनेट मंत्री के समान इसको सब सुविधाएं प्राप्त की जाती है। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे, तो ये थे राम सुभग सिंह। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो राज्यसभा के विपक्ष का प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी थे। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली थी तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया था? तो वे थे YV चौहान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के विरोधी दल के नेता पद पर नहीं रहे थे? तो इसमें जो मनमोहन सिंह थे, ये विरोधी दल के नेता के रूप में नहीं रहे हैं। अब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस रूप में शपथ लेता है? तो ये लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो ये शपथ ग्रहण की आवश्यकता इसकी नहीं होती है। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं इनकी शपथ की जरूरत नहीं होती है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष, तो आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो लोकसभा अपना पद अगली लोकसभा के गठन के बाद ही खाली करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो प्रति माह वेतन के रूप में इन्हें 4 लाख रुपया मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही इसमें कथन है ऑप्शन डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। अगला प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है, यानी कि पक्ष और विपक्ष में दोनों की जो बहुमत है अगर बराबर हो जाती है मत, तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना मत दे सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो ये लोकसभा का उपाध्यक्ष होते हैं, उनको ये त्याग सकेगा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस समय सदन की बैठक की अध्यक्षता सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य द्वारा कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है,
लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के अधीन रहता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम जो समिति होता है इसका पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में गण पूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो ये उपयुक्त में से कुछ भी, यानी कि सदन का स्थगन कर सकता है और सदन का निलंबन कर सकता है, यानी कि दोनों में से कुछ भी कर सकता है। लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को है। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर करता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही देता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? तो इसमें जो वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना ये उसके अधिकार में नहीं है, यानी कि किसी संसद सदस्य से वाद विवाद नहीं कर सकता है और ये पहले मतदान भी नहीं कर सकता है। मतदान उसी स्थिति में करेगा जब मतदान वहाँ पे टाई हो जाए, यानी कि पक्ष और विपक्ष किसी चीज़ को लेकर के क्या हो जाए, बराबर संख्या में आ जाए, तब वहाँ पे ये अपना अधिकार मत दे सकता है। अगला है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों में के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसको हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष पद भी संभाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो ये जीबी मावलंकर ही थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलिराम भगत, यानी कि ये लगातार 2 बार निर्वाचित नहीं हुए, बाकी लोग 2 बार निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है, तो लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है जीबी मावलंकर को। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किसे लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल से सदस्यता त्याग दी थी? तो वे नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंकर थे, यानी कि जीबी उपाध्यक्ष, हाँ ठीक, उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? यानी जो उपयुक्त ऑप्शन है उसमें से कौन है जो कभी नहीं रहे? तो ये है के सुंदरम, ये कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो जो बलराम झाखड़ है इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अगला प्रश्न है, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? तो ये थे GMB बाल योगी। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाएगा? तो इस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। अगला प्रश्न है,
लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? तो किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत अवश्य देता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो इसका सही आंसर है 6, ऑप्शन सी, 6 नामावली तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ये है इंग्लैंड में के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होता है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही दी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। तो ये होता है लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। तो जो लोकसभा है ये अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष PM संगमा थे। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। अगला प्रश्न है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये पहले मतलब कि वोटिंग में वोट नहीं डाल सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? तो पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार, ये औरत थी और ये अपना टाइटल कुमार लगाती थी। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अबंधित करता है कि यानी उपबंधित करता है कि मत टाई होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा या उसका प्रयोग करेगा? तो ये अनुच्छेद 100 में ऐसा कहा गया है कि जब मत टाई हो जाए यानी कि पक्ष और विपक्ष का ये वोट बराबर हो जाए तो उस समय किसी भी चीज़ को लेकर के उसके पक्ष में और विपक्ष में जो मतदान बराबर हो जाए तो उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष है ये अपना निर्णायक मत दे सकता है। ये बात अनुच्छेद 100 में कही गई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, एकदम गलत। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी इनमें से कोई नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है महान्यायवादी। तो इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी देता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी होता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो वो महान्यायवादी भाग ले सकता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल। यानी अटॉर्नी जनरल उस संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वहाँ पे मतदान वो नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये है भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, क्या
भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समितियों की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो बिल्कुल रख सकता है, ये रख सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो जो भारत का महान्यायवादी है, इसको हटाने का अधिकार संसद के पास नहीं है। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे आसीन रहता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। ये क्या है? गलत है। इसमें पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, इसको चुनना है। तो ये क्या है? गलत है, यानी कि यही इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो 2 नंबर भी क्या है? सही है। अगला है, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है? तो नहीं हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो इसको 2.5 लाख रुपया प्रति माह वेतन मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो ये अनुच्छेद 76 के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर है महान्यायवादी, यानी उसका ये संसद सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसमें भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद का सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या है? सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका सही आंसर है भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होता है। सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना? तो वो होता है महान्यायवादी। अगला टॉपिक है, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त। इससे भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो जो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है? तो ये होता है महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो ये क्या है? गलत है, यानी कि वहाँ के राज्यपाल की अनुशंसा पे इसका कोई लेना देना नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारी होता है। तो ये भी क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो जो जिला कलेक्टर होते हैं वो संभागायुक्त के ये अधीनस्थ कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। अगला प्रश्न है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। अगला टॉपिक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इससे जो बनने वाली क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के सम परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेवार होता है? तो वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि CAG कैग होता है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। अगला प्रश्न है, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो इसका सही आंसर है कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका सही आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियंत्रण क्षेत्र में आता है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो इसका सही आंसर है संविधान के द्वारा किया गया था। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्ति यानी कि CAG का सेवानिवृत्ति कब तक हो जाती है? तो इसका सही आंसर है नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये संविधान के 148 के अंतर्गत की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये केवल भारत के संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है। तो इसको पद मुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? तो ये कदाचार और अक्षमता के आधार पर इसको पद से हटाया जा सकता है, यानी कि उपयुक्त दोनों इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने का कर वर्जना है, यानी कि उसको फिर से दोबारा कहीं भी वो नियुक्त नहीं कर सकेगा? तो ये है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG। एक बार अपने पद से मुक्त हो जाता है तो फिर किसी दूसरे पद पर ये आसीन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस सेवानिवृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है AK चंदा। ये पहले का है तो आप लोग इसको छोड़ दीजिए, इसको याद मत रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो ये लोक लेखा समिति कार्य करती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक यानी गाइड के रूप में कार्य करता है? तो ये लोक लेखा समिति होता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो CAG लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, एकदम सही। CAG लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, गलत, नहीं ले सकता है। CAG की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सहविस्तृत है, तो ये भी क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A केवल 1। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये है संसद की। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है? तो इसका सही आंसर है हाँ, वो लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकसभा लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी यानी कि वॉच डॉग के रूप में की जाती है? तो इसका सही आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षण कराएगा? तो इसका सही आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कराता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो जो सीएजी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है, ये बिल्कुल एकदम क्या है, गलत है। यानी कि एक बार उसका सेवानिवृत्ति हो गया तो फिर वो भारत सरकार के किसी भी पद पर दोबारा आसीन नहीं रह सकता है। तो ये क्या है, गलत है, और इसमें गलत को ही चुनना था। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है रक्षा लेखाओं का संकलन करना। यानी जो रक्षा लेखा होता है इसका ये संकलन सीएजी नहीं करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप इसे सीखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप इसको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं दूसरे अगले वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद, थैंक यू।